जो ये सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है कि साइबर लॉ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, इन दोनों शब्दों को एक साथ यूज किया जाता है. सो साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ जनरली यूज्ड साइमल्टेनियसली, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर टू सेपरेट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. Yes? Oh, I thought somebody had a question. Yes, Okay. yes, sir. So, cyber law and information technology law, they are used sometimes simultaneously, but and they're different concepts. अभी समझने की कोशिश करते हैं कि साइबर लॉ है क्या और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ से अलग क्यों है. अगर आप साइबर लॉ के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें तो साइबर लॉ एक अम्ब्रेला टर्म है. It is not one subject that forms cyber law. Basically, the word cyber law attempts to answer all laws that come together to govern the virtual world. अब इस वर्चुअल वर्ल्ड को गवर्न करने के लिए डिजिटल स्पेस, बेसिकली अगर वर्चुअल वर्ल्ड से बेहतर आप डिजिटल स्पेस समझना चाहें तो डिजिटल स्पेस को गवर्न करने के लिए जो सारे के सारे कानून हैं जो बनाए गए हैं इस पर्पस से कि वो डिजिटल स्पेस के अंदर एक कंट्रोल मैकेनिज्म क्रिएट करे, उन सबको हम साइबर लॉ के दायरे के अंदर ला सकते हैं. सो इट कैन बी ब्रॉट विद इन द एम्बिट ऑफ साइबर लॉ. द larger question is, what all are these laws? If you look at it, fundamentally, the most important law that happens to be a part of this umbrella term is the Information Technology Act. Now, that's the primary law. But please understand, it's not the only law which becomes a part of cyber law. So if you say information technology law सीखना है, वो एक नैरोअर छोटा कॉन्सेप्ट है. साइबर लॉ एक बहुत बड़ा, एक बहुत एक्सपेंस वाला टॉपिक है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ भी आता है. नाउ साइबर लॉ के अंदर आता क्या क्या है और उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अलावा और किन चीजों पे असर पड़ता है. नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम. अगर हम साइबर क्राइम को देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत एक स्पेसिफिक चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 11, जिसमें साइबर क्राइम्स के बारे में बोला गया है. साइबर क्राइम्स लाइक किसी का कंप्यूटर उनकी अनुमति के बिना ले लेना, किसी का कंटेंट उनकी अनुमति के बिना ले लेना, साइबर टेररिज्म, पोर्नोग्राफी, ये सारे के सारे क्राइम्स जो हैं वो चैप्टर 11 के अंदर दिए गए हैं. बट इसके अलावा देर आर अदर लॉज ऑल्सो विच डील विद साइबर क्राइम. फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन पीनल कोड under section 354A, 354B, 354C, 354D deal with issues such as cyber stalking, cyber voyeurism, and things and ancillary topics. These, although are violations of an individual's privacy in the digital space, it is still covered under the Indian Penal Code and not under Information Technology Act. इसके अलावा हमारे पास प्रोविजंस आते हैं जैसे पॉक्सो हो गया. पॉक्सो सेक्शन 13, 14, 15 डील विद violation of the children's privacy and their abuse in a digital space, in a virtual space. तो अगर किसी ने बच्चों को लेकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट अगर स्टोर किया या डिस्ट्रीब्यूट किया या रिक्वेस्ट किया या उनके उनके उपयोग से कुछ पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने की कोशिश करी, तो ये सारी चीजें साइबर लॉ के अंतर्गत आती हैं. हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 67B का दिया गया है, but there is a specific law which has been created apart from the Information Technology Act to further deal with this problem, which is under POCSO, which is the Protection of Children from Sexual Offences Act. तो उसके अंतर्गत भी दिया गया है. अब ये हो गया साइबर क्राइम्स के विषय में. अब अगर आप यहां से हट के साइबर क्राइम्स को एविडेंस के तौर पे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के विषय में बात करोगे तो पावर्स ऑफ द पुलिस तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन जब पुलिस कंटेंट को सीज करने के बाद इसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कैसे करेगी, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें डिजिटल एविडेंस के अंदर जाना पड़ेगा, जो इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है. अब प्रोविजंस सिमिलर हैं इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए के, बट द आइडिया इज
बट द आइडिया इज दैट एविडेंस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत दिया नहीं गया है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया और एक्सप्लेन किया गया है कि उसके साथ करना क्या है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कैसे किया गया है, वो सेकेंडरी एविडेंस फॉर्म करता है या प्राइमरी एविडेंस फॉर्म करता है, और उसको अगर सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर डील किया जाएगा तो उसको कैसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव बीन डेल्ट विद एक्सटेंसिवली अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के विषय में। ये भी आ जाता है साइबर लॉ के अंतर्गत। अब इसके अलावा आ जाता है, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कॉपीराइट इशू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज जैसे कि हो गया ट्रेडमार्क वायलेशंस, जैसे डोमेन नेम डिस्प्यूट, जैसे फॉर एग्जांपल google.com है, GOOGLE.com। अब किसी व्यक्ति ने बिना गूगल की अनुमति के google.com GOGGLE.com अगर शुरू कर दिया, तो ये किस कानून का उल्लंघन है? विच इज द स्पेसिफिक लॉ विच दिस illegal registration of the domain name violates? So we've got a specific law known as the डॉट इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। अब ये उसके अंतर्गत जाता है जो ट्रेडमार्क लॉ के अंडर फिट होता है। तो हालांकि साइबर स्पेस में है, वायलेशन साइबर स्पेस का हुआ है, लेकिन इसका कानून जो है वो ट्रेडमार्क लॉ के अंडर आता है, तो ये भी साइबर लॉ के दायरे के अंदर आता है। सिमिलरली कॉपीराइट इश्यूज, अगर सोच लीजिए एक प्रसिद्ध गाना किसी ने उठाया और उसके ऊपर किसी ने अपना ही ट्विस्ट डाल के उसका रीमिक्स बना दिया, जो आजकल इंस्टाग्राम पे मीम कल्चर की वजह से बहुत हो रहा है। तो इंस्टाग्राम पे लोग जाते हैं, किसी और का कंटेंट उठाते हैं, उस कंटेंट का म्यूजिक उठा के खुद उपयोग करके अपना रील बना के डाल देते हैं। इज दिस अ वायलेशन? It could be a violation if there is commercial use, but it is again not dealt with under the Information Technology Act. It is dealt with under Copyright Act. Although it is violation of the rights of an individual in digital space, आईटी एक्ट नहीं डील करता है, बट साइबर लॉ के दायरे के अंदर आता है। सो देर आर लॉट्स ऑफ दीज एस्पेक्ट्स विच कम टुगेदर टू एड्रेस लॉज अंडर द साइबर करिकुलम। सो दैट्स व्हाई द साइबर लॉ एज अ टर्म इज अ वेरी लार्ज टर्म। सो हमने इस कोर्स में किया क्या है, व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इज गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप चाहें तो साइबर लॉ के अंदर तो पीएचडी करके पोस्ट डॉक्टरल भी कर सकते हो, इतना ह्यूज सब्जेक्ट है। सो हमने किया क्या है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को उठा के एक डिप्लोमा प्रोग्राम में डाला है, ताकि लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आसानी से समझ पाए। ऑब्वियसली वीव गॉट अनदर प्रोग्राम आफ्टर दिस विच इज कॉल्ड द एडवांस प्रोग्राम इन साइबर लॉ, लेकिन वो बाद की बात है। इनिशियली आपको क्या समझना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल एविडेंस इन द, फिर एक और फॉर एग्जांपल उदाहरण अगर आप लेंगे तो वो है डेटा प्रोटेक्शन का। अब डेटा प्रोटेक्शन का एक नया कानून आ गया है, द डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन ये कानून अभी तक लागू नहीं किया गया। जब तक ये लागू नहीं होता, सेक्शन 43A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 43 कैपिटल ए ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इसको गवर्न करेगा इस फील्ड को। लेकिन जिस दिन भारत सरकार ने, इनफैक्ट हमारे जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने रिसेंटली एक कमेंट पास किया कि इसके रूल्स और रेगुलेशंस बिफोर द ईयर एंड निकल के आ जाएंगे। जैसे ही ये रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल के आते हैं, तो डेटा के साथ डील कैसे करना है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के दायरे से हट जाएगा, सेक्शन 43A के दायरे से हट जाएगा, और डीपीडीपी एक्ट टेक ओवर कर जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चंद महीने लगेंगे, और इसका रेलेवेंस हर एक इंडिविजुअल को होगा, भले ही वो एक सोसाइटी हो जिसके दरवाजे पे खड़े होके और एंट्री गेट पे खड़े होके कोई नंबर नोट कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड नंबर नोट कर रहा है, या फिर एक बैंक हो जो एक बही खाता या अकाउंट खोलने के लिए डिटेल्स ले रहा है customers के, और it is a mobile service provider which is taking information for doing a KYC of the customer before giving them a prepaid or a postpaid connection. Anywhere, any situation in which data is being used to identify, authenticate, connect with, associate with, have a dialogue with the customer would become very relevant under the Data Protection Act, which will basically bring, or which will also basically be brought within the ambit of the larger term cyber law. So डिप्लोमा इन साइबर लॉ इसीलिए हमने इस कोर्स का नाम दिया है, ताकि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं और जो रेलेवेंट पार्ट्स हैं उनका हम इंट्रोडक्शन आपको दे पाए, और आपको समझ आए कि ये
कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी जानकारी होनी जरूरी है आज के दिन में। मैं ये काफी अपने स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ कि साइबर लॉ अब एक इतना बेसिक सब्जेक्ट हो गया, इट्स सच अ बेसिक सब्जेक्ट दैट जस्ट लाइक यू कैन नॉट बी अ गुड लॉयर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स, you cannot be a good lawyer whether you join litigation, whether you join alternative dispute resolution, whether you become corporate lawyer, whether you become paralegal, whatever you do, whether you are chartered accountant, whether you are company secretary, whether you are law enforcement officer, if you do not have an understanding of cyber law, your ability to deal with problems is going to be much lesser. So this is a basic introduction. So what I'm going to do now is I'm going to talk to you. आप सबको हमारी तरफ से एक note मिला होगा. These are the kind of notes that we send all our students before a lecture. So the manner in which we do is बिफोर ईच लेक्चर, हर लेक्चर के पहले हमारे लेक्चर जनरली सैटरडेज को होते हैं, तो सैटरडे के लेक्चर के पहले हम एक नोट भेजते हैं स्टूडेंट को कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, सो दैट स्टूडेंट कैन ऑल्सो प्रिपेयर कि थोड़ा बहुत पढ़ के अगर आएंगे तो इट विल मेक द इंटरेक्शन इन क्लास बेटर। और फिर जब लेक्चर खत्म हो जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा लेक्चर है 7 से 8 बजे हर सैटरडे को, वो लेक्चर खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मंडे तक मिलती है। So what students are able to do is, even sometimes students cannot attend, sometimes students find it difficult to, sometimes they are traveling और पूरी अच्छी तरह सुनाई नहीं देता उनको, तो उसका रिकॉर्डिंग मिलता है और मंडे से नेक्स्ट लेक्चर तक उनके पास समय है कि वो 1 बार 2 बार 10 बार उस लेक्चर को बार बार देख सकें, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर। अब इस कोर्स में हमने काफी सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन एवरी सिंगल टॉपिक बना के रखे हैं, और हमारी एकेडमिक टीम जो है वो कंटेंट को, रेलेवेंट कंटेंट को हमारे अलग अलग चैनल्स पे डालता रहता है। जैसे हमारा स्टडी पोर्टल है, उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन अपडेट होगा। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, जैसे ये लेक्चर खत्म होते ही मैं एक रील बनाने जा रहा हूँ ऑन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले आया है, इट्स अ 2 डे ओल्ड जजमेंट, इन विच एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को कि वॉचिंग पोर्नोग्राफी इन इंडिया इज एन ऑफेंस। Now, I'm trying to clarify that over here. Watching pornography in India is not an offense, but the Supreme Court has clarified that viewing child pornography in India is now an offense. Although इस लॉ में ये स्पेसिफिकली नहीं बोला गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना ऑफेंस है, ये स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है। एक्चुअली लॉ में ये बोला गया है कि अगर आपने स्टोर किया कंटेंट इस इरादे से कि आप लोगों को बांटे, सो इफ यू stored the content relating to child pornography with the intent that it be distributed to other people, then it is an offense. But the सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही इसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं, इसको हम पोजेशन शब्द जो है उसके स्कोप को हम एक्सपैंड करेंगे, और अगर आपने व्यू किया है एंड यू हैव द एबिलिटी एट द टाइम ऑफ व्यूइंग टू स्टोर, दैट इज स्टोर और सेव और डिसेमिनेट, इसका मतलब है किसी और व्यक्ति को बांटना, देन इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर द पॉक्सो एक्ट अंडर सेक्शन 15 एंड द आईटी एक्ट एज वेल। तो अब ये इसके ऊपर मैं एक रील बनाने वाला हूँ ये लेक्चर खत्म होते ही। सो बेसिकली व्हाट वी ट्राई एंड डू इज द लेटेस्ट, अभी देखिए जैसे कि ये कंटेंट है, इस कंटेंट का इंफॉर्मेशन मुझे कोर्स मटेरियल में डालने में समय लगेगा, उसका अपडेट का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, लेकिन उसको कोर्स मटेरियल में डालने में थोड़ा समय लगेगा। उस दौरान हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, आई थिंक वी राइट ब्लॉग्स ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, तो इन सब में हम ये इंफॉर्मेशन ऐड करते रहते हैं सो दैट द स्टूडेंट्स गेट द लेटेस्ट दैट इज हैपनिंग इन द फील्ड। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जहां पे सब स्टूडेंट्स आके लेटेस्ट दैट इज हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ साइबर लॉ भी जान सके। सो बेसिकली हमारा लर्निंग मटेरियल जो है वो हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लर्निंग प्लेटफॉर्म के अलावा जिसपे आपको रिटन मटेरियल और डाउनलोडेबल रिटन मटेरियल और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। अब इसके अलावा हमारे 16 लाइव लेक्चर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंस्टाग्राम पे रील्स हम रेगुलरली डालते रहते हैं अबाउट साइबर क्राइम्स, साइबर लॉज, न्यू जजमेंट्स, और इंस्टाग्राम के अलावा हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जहां पे ये सब इंफॉर्मेशन आता है। तो बेसिकली कोशिश ये है कि आपको सबसे लेटेस्ट और सबसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मिलती रहे। अब हमें इस बात का एहसास है, वी नो
that the subject is very, very large. It is the possibility of covering everything is not as much. And to do a program on a subject like this within a matter of 6 months is difficult. But we try to do the best that we can. And I'll tell you why it's difficult. The next part of my discussion is going to be that. मैं सिर्फ about 15-20 मिनट और तक बोलूंगा, जहां पे मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा इस फील्ड के प्रॉब्लम्स के बारे में, लीगल स्टडी इन दिस फील्ड के प्रॉब्लम्स के बारे में, और क्यों इस फील्ड में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके बारे में मैं जब डिस्कशन कर लूंगा, देन आई विल थ्रो इट ओपन टू क्वेश्चंस. अगर आप में से किसी के पास सवाल होंगे, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम. ये साइबर लॉ इतना एक डिफिकल्ट एरिया ऑफ लॉ क्यों है? ये एक डिफिकल्ट एरिया ऑफ लॉ इसलिए है क्योंकि let's understand it from the purpose with which law is created. If we understand the purpose with which law is created, the purpose of law is to control human conduct, is to bring about a system of control. Because अगर आप law को उसके most essential elements में describe करने की कोशिश करें, तो what is law? Law is a set of rules and regulations created by an authority with the intent to control the conduct of a population, a subordinate, applied within a geographical territory, or for the violation of such rules and regulations, there is penalty. So, set of rules and regulations created by an authority to control the conduct of the general population, implemented within a jurisdictional area, and for the violation of which there is penalty. एक basic understanding of law हो गया. तो इस सिस्टम में होता क्या है कि आप कानून बनाते हैं with the intention of controlling. What are you trying to control over here? You're trying to control the digital space and technology in a sense. अब ये एक impossibly difficult job है. It's literally impossible to completely do it. पर ये impossible job इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि टेक्नोलॉजी और लॉ का जो मानसिकता है, जो सोचने का नजरिया है, वो बहुत अलग है. Law is created with the intent to solve an existing problem. Law is created with the intent of resolving or solving an existing problem or issue, to create a regulation in a space that is known. अब just like an antivirus, जैसे हमने कोरोना वायरस का जो इलाज है, वैक्सीन है, वो कोरोना वायरस को जानने के बाद ही निकाला. देयर इज नो वैक्सीन दैट कैन बी क्रिएटेड फॉर ए वायरस दैट इज नॉट नोन. अगर आपको पता ही नहीं है वायरस क्या है और जो डिजीज है वो क्या है, उसके लिए आप पहले से एंटीवायरस या फिर वैक्सीन बना के नहीं रख सकते. जस्ट लाइक दैट, before you know the problem that will be created by technology, law cannot find a solution. So, and this is because technology does not change on the basis of need. Technology is driven by want. मुझे बेहतर चाहिए. जैसे उदाहरण के तौर पे हमसे सबसे सिंपलेस्ट उदाहरण, मोबाइल फोन. अब आप रिसेंटली एप्पल ने Apple 16 mobile phone release किया. Apple 16 was released, I think, about a week and a half or 2 weeks back. All right. Now they released the Apple phone, Apple 16, not because Apple 15 was not good anymore, not because Apple 14 or 13 or 12 or 10 was not working. It was because technology needs to keep developing and changing. टेक्नोलॉजी विच डज नॉट डेवलप और चेंज जनरली डाइज. इसीलिए वो टेक्नोलॉजी को वो चेंज करते हैं हर साल कुछ नया, बिकॉज इट इज ड्रिवन बाय द आइडिया ऑफ फोर्सिंग पीपल टू स्पेंड मोर मनी. आप खर्च करिए, आप जितना खर्च करेंगे उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को होगा, एंड इट इज ड्रिवन बाय दैट मोटिवेशन, राइट? सो टेक्नोलॉजी कीप्स चेंजिंग, नॉट बेसिस ऑफ नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ वांट. Law, on the other hand, does not change on the basis of want. It changes on the basis of need only. जब जरूरत पड़ती है तो नया कानून बनता है, जब जरूरत पड़ती है तो कानून में परिवर्तन लाया जाता है. So the change in technology also happens on the basis of need, and so does the idea of
न्यू लॉज बीइंग क्रिएटेड ओनली व्हेन द रिक्वायरमेंट इज देयर। अब इसका प्रॉब्लम यह है कि आप जब भी कुछ नया टेक्नोलॉजी करेगी उसके लिए एक नया कानून बनाना पड़ेगा, या एग्जिस्टिंग कानून को परिवर्तन लाना पड़ेगा, या फिर कानून को इतना ब्रॉडली डिफाइन करना पड़ेगा कि उसको चेंज ना करने की जरूरत पड़े। तो एक बहुत मुश्किल काम है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा जो कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर्स को डिफाइन किया गया है। सो द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिफाइंड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, right? This definition was created in the year 2000, right? It's 2024 today. Definition has not changed. But imagine the change that has happened in the technology of computers from what they used to look like in the year 2000 to what they are today. 2000 में कंप्यूटर दिखता कैसे था और 2024 में दिखता कैसे, और उसके टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज क्या है, इन सबको एक ही डेफिनेशन के अंदर जिसमें परिवर्तन नहीं किया गया है उसके दायरे के अंदर लेके आना जरूरी हुआ है। तो इसको डिफाइन करना भी मुश्किल काम है। इसके डेफिनेशन में ऑब्वियसली फ्लॉज भी हैं, और कई बार हमें मालूम पड़ता है कि ये जो डेफिनेशन है वो गुड इनफ नहीं है। और ये एक प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट every single country in the world, whether it be United States of America, Malaysia, Japan, United Kingdom, Germany, Canada, India, all our countries suffer from the same problem because technology keeps changing and law tries to catch up with technology. अब इसी इसी सिचुएशन में jurisdiction का इशू ले लेते हैं। अब आईफोन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दे रहा हूं। टेक्नोलॉजी डज नॉट अंडरस्टैंड jurisdiction। टेक्नोलॉजी तो क्रॉस बॉर्डर है। लॉ हाउएवर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय jurisdiction। उदाहरण के तौर पर आप फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट करने के लिए किसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठ के इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट कर सकते हो। या फिर जैसे हमारे बीबीसी का एक रिसेंट सीरीज निकला था जहां पे जामतारा जो एरिया है, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में, वो काफी कुख्यात हुआ था क्योंकि देर आर इंडिविजुअल्स हु हैव बीन फाउंड to be unemployed over there, who are using cyber crime as a means of livelihood, where they are committing cyber crimes and through various call center approaches. There's a lot happening in West Bengal also, जहाँ पे लोग for example Microsoft support, Amazon support, इन सब कंपनीज के नाम पे फोन कॉल कर रहे हैं लोगों को और उनके क्रेडेंशियल्स चोरी करके उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? परपेट्रेटर ऑफ क्राइम इज सिचुएटेड इन इंडिया, द विक्टिम इज इन द यूएस। अब अगर विक्टिम जाके कंप्लेन करता भी है साइबर क्राइम के बारे में उस कंट्री में, उस कंट्री की पुलिस, क्योंकि उनका जुरिस्डिक्शन इंडिया में नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। व्हाट दे हैव स्टार्टेड डूइंग नाउ इज, जैसे ही उनको मालूम पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि साइबर क्रिमिनल कौन है, कहां है, सिचुएटेड कहां पे है, वो इंफॉर्मेशन उठा के पुलिस को देते हैं। Their police sends the information to our police. Our police then goes and conducts a raid. There, the general idea is information is being passed on that there is cyber fraud happening. But एक case, so for example, गोकुल नारायण, अगर मैं यूएस में बैठे बैठे मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो मेरा पैसा तो गया, क्योंकि अगर वो रेड पड़ के उस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को अरेस्ट भी कर लिया गया, जुरिस्डिक्शन में तो नहीं है मेरे। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किसके पास होगा? कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यूएस के कोर्ट के पास होगा। यूएस का कोर्ट जब तक उस इंडिविजुअल को यूएस के कोर्ट के सामने नहीं लाया जाता तब तक उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। सो दैट्स द प्रॉब्लम, दैट द jurisdiction overlaps in such a manner that technology does not understand jurisdiction, but law is restricted by jurisdiction. Indian law applicable only in India. हमारे कानून में एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड है जिसका नाम है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जिसका मतलब है इंडिया का कानून इंडिया के बाहर भी लागू हो सकता है। बट उसको अप्लाई करने के लिए आपको जो क्रिमिनल है, सोच लो आपका क्रिमिनल बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, आपको शारीरिक तौर पर उस क्रिमिनल को इंडिया के अंदर जुरिस्डिक्शन के अंदर लाना पड़ेगा और उसी के बाद उसको आप पनिश कर पाओगे। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट हैपेंस। इसी प्रॉब्लम के आधार पर इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, दैट लॉ को पनिशमेंट के लिए एक ह्यूमन बॉडी की आवश्यकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को क्राइम कमिट करने के लिए
फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत है ही नहीं, वो वर्चुअल बेसिस पे क्राइम कमिट हो सकता है. सो crime can be committed virtually, but the punishment for such crime can only be given in the physical or in the real world, because that's what technology, that's what law understands. So ये कुछ problems हैं law और technology के. अब अगर हम इन सारे प्रॉब्लम्स के अंदर जो नए प्रॉब्लम्स उभर के आ रहे हैं, जैसे विच आर कॉज बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, और द change change that we are trying to bring about through डेटा प्रोटेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर आप इन सारे प्रॉब्लम्स को साइबर लॉ के दायरे के अंदर लेके आते हो, तो एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव फील्ड, जिसमें the need for lawyers in the next 5 years who are experts in this field is going to be immense. इतनी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा जाए कहां पे. और इस फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप और कोई भी कानून का फील्ड पकड़ लीजिए, आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम लॉयर्स ऑन दिस ग्रुप एज वेल, जो अभी ये डिस्कशन का भाग है. प्लीज फील फ्री टू कंट्रीब्यूट ओवर हियर. आप कोई भी और लॉ का फील्ड उठा लीजिए, चाहे वो लेबर लॉ हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, कोई भी, आईपीआर फॉर एग्जांपल, दिव्यांशी हैज जस्ट सेड आईपीआर. वी हैव एक्सपर्ट्स इन द फील्ड अवेलेबल. ऑलराइट, हर फील्ड में हमारे पास एक एक्सपर्ट है. अगर आप लिटिगेशन में जाएंगे, आपको आईपीआर के एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे. लिटिगेशन में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे. लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा नया एरिया है जहां पे ज्यादा एक्सपर्ट्स है नहीं, बिकॉज इट्स अ रीसेंट लॉ एंड टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग सो फास्ट दैट ओनली the young lawyers who have an understanding of technology are able to excel in this field. अब जैसे कि मैंने जब ग्रेजुएट किया तब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ था, लेकिन एआई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. Till 2018, where AI started becoming a part of the discussion, and only post-pandemic did AI become a relevant conversation that everybody woke up and said, "Oh, AI is something relevant, and we must learn it, and we must understand it." But अब सोच के देखिए, जो लॉयर और जो लॉ प्रैक्टिसिंग पर्सन जो 1990s में ग्रेजुएट हुआ है, जो 2000s जैसे मैं जो ग्रेजुएट हुआ हूं, या 2010s में भी जो ग्रेजुएट हुआ है, उनको कितनी जानकारी होगी एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, डेटा प्रोटेक्शन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में. डेटा प्रोटेक्शन एक इतना वास्ट फील्ड है जिसमें लॉयर्स की इतनी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हाउसिंग सोसाइटीज टू टू banks, to aggregators like PhonePe, BharatPay, to organizations like Swiggy, Zomato, to at a smaller level, schools, colleges, libraries, any and every place where there's, उदाहरण के तौर पर मैं आज ही Blue Tokai, there's a Blue Tokai next to my house, it's a coffee outlet. I went over there, they said, sir, bill हम आपको भेज के देंगे, आप अपना मोबाइल फोन नंबर दे दीजिए. तो मैंने बोला नहीं, मुझे मोबाइल फोन पे रिसीट की जरूरत नहीं है, आप 99999999 डाल दो. अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही ये डीपीडीपी एक्ट रेलेवेंट हो गया, उनके ऊपर लाइबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी कि अगर आप किस पर्पज से वो ले रहे हो, आप उस डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, अगर मैं डेटा को डिलीट करवाना चाहता हूं कि उसके क्या सिस्टम होंगे. ये सारे के सारे सवाल अननेसेसरीली जो लोग आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा. All of this will completely stop just in the next 6 to 8 months, as soon as the DPDP rules come in, because everybody will become very conscious about how to protect themselves from liability. अब देखिए, आज के दिन में हमारे डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर ज्यादा जानकारी नहीं है. क्यों? मेरा एक बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है. द एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉज इज अ 25-year-old organization, but it has in total about 14 or 15 employees, and we have got about 3,000 students that come in every year. It's a very small organization. But DPDP एक्ट के अंदर अंतर्गत मेरे ऑर्गेनाइजेशन और Amazon या ट्विटर या कोको कोला जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई फर्क नहीं है. अगर डेटा ब्रीच हुआ तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को भी उतने ही 250 करोड़ देने पड़ेंगे, और कोको कोला को भी 250 करोड़ देने पड़ेंगे. अब इस लॉ के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर
गलती से अगर कुछ हमने गलत किया उदाहरण के तौर पर, और उसकी वजह से 250 करोड़ रुपए का अगर हमें फाइन लग गया, मेरे 25 साल के एग्जिस्टेंस में मेरे ख्याल से हम मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने 150 करोड़ भी नहीं बनाए होंगे, फॉरगेट 250 करोड़। सो टू बी एबल टू impose a fine should also be reasonably thought about। और 250 करोड़ का फाइन इज नथिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कोको कोला। जैसे रिसेंटली आप अगर आप देखेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन किसका था, amazon के ऊपर ही, amazon के ऊपर ही यूरोप में फॉर वायलेशन ऑफ जीडीपीआर 740 मिलियन यूरोस का फाइन डाला गया है अमेजोन के ऊपर। 740 मिलियन यूरोस, इट्स अ ह्यूज 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 अमाउंट, फार लार्जर देन व्हाट द मैक्सिमम पेनल्टी अंडर द डीपीडीपी एक्ट इज। तो ये एक नया प्रावधान है, इसके अंदर भी जो खामियां हैं वो निकल के आएंगी, लोग इसके बारे में बात करेंगे। छोटे मोटे कुछ लोग जब इसके अंतर्गत फंस जाएंगे और उनको बोलेंगे कि 50 करोड़ दो, 200 करोड़ दो, 100 करोड़ दो, तब डिबेट शुरू होगा कि इन लोगों में तो ये क्षमता है ही नहीं इतना फाइन देने की। फाइन इम्पोज करना चाहिए, बट इट हैज टू बी लॉजिकली थॉट अबाउट एंड द रिस्ट्रिक्शंस हैव टू बी प्लेस्ड, एंड दैट विल हैपन। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली 250 करोड़ का फाइन लग जाएगा, उसके ऊपर दिमाग लगाया जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर कितना है। ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर अगर इतना है और उन्होंने फी इतना चार्ज किया अपने क्लाइंट से, तो इनके ऊपर फाइन कितना लागू होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस विल बी आर्ग्यूड एंड डिफेंडेड बाय हु? By not by lawyers from 20 30 years ago. It will be defended and understood and pleaded in front of a court by lawyers from your generation, from this generation. Similarly, this kind of training will be required for law enforcement officers, for digital signatures की जब बात आएगी, chartered accountants, company formation and digital existence of company की बात जब आएगी, तो company secretaries will require it. So it's a field that is really going to expand, starting from AI to intellectual property, to property disputes, to corporate espionage, to using digital means to murder a person. There is e-murder has also now become something which is very relevant even in a country like India, where you are using digital devices to commit murders. आपने अभी recently ये अटैक देखा होगा जो लेबनान में हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स के ऊपर किया गया है, apparently by Israel and Israeli forces. Now, whether it is the Israeli state which has done it or it is Mossad which has done it, these are all speculations that are happening. But you now know that even a mobile phone or a pager or a walkie-talkie can now be tampered to explode at a given point of time. It's cyber terrorism. It falls under that ambit. So there is no aspect. अभी आपको ऑलरेडी मालूम है आधार बेस्ड फ्रॉड्स हो रहे हैं, ऑथेंटिकेशन फ्रॉड्स हो रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करके उसके अंदर से पर्सनल डेटा चोरी करके डाला जा रहा है। सो ऑल ऑफ दिस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड कॉन्स्टेंटली हैपनिंग इन आवर कंट्री। The question is whether you think it is relevant for you to learn, how much of time would you want to put into learning it, what are the sources and avenues to learn it, and how easy can we as an organization make your job of learning this information. I'm just going to look at the chat which is coming. As I'm a trademark, how is ways to connect with cyber law? Please explain. Yeah, Divyanshi, very relevant question, Divyanshi. In terms of a trademark, application of trademark, violations of trademark are something which are very, very prevalent in digital space. Like I'm reminded of a judgment which was passed by now retired judge, Justice Rajiv Sahai in the Delhi High Court, which was a trademark violation filed by Leo Mattel for a song which was released on YouTube by the producers of this movie called Tera Intezar. And they called it a violation of the Leo Mattel trademark called Barbie, because there was a song there was an item number in the movie called I am your sexy Barbie girl. So it was sexualization of Barbie, and the case was filed as a trademark violation of Leo Mattel's rights over Barbie. So this is not recent, huh? This is something that happened, I think, in 2016 or 17, if I'm not wrong. So these conversations have only become more complicated. They've become more complex. There are judgments of MySpace, YouTube. Now that we are coming up with the concept of
the meme culture, trademark violations are becoming even more um, uh, flagrant. There is more conversation that is happening as to how to protect the rights, whether be it under trademark with respect to registration, and therefore you would have realized that trademark registrations of late have become far more difficult than they were just about 10 years back. It's a lot more difficult to get trademarks registered because the trademark office is becoming more and more strict about what kind of trademarks you are issuing, what is the similarity. They are asking you to make your trademarks more and more distinctive so that the possibility of infringing of other trademarks is lesser. So this space is also evolving, and the reason for the evolution of this space is singularly the virtual world, which has forced people to stand up and take acknowledgement of it. I don't see any other questions. Jaya ji has asked a question. While pursuing this course also help me in finding the person who has done cybercrime, or will it be related to punishment? So what we do, Jaya, is also that we speak, there are certain sections of our course which are related to cybercrime investigation and understanding cyber forensics. Ki cybercrime, although we are not teaching you how to do it, that is within the realm only of the law enforcement. But there is one chapter which is, and there is a chapter in our book also which is dedicated to cybercrime investigation, how cybercrime investigation happens, what are the provisions under law in which cybercrime investigation happens, how do you file a cyber complaint, if the police refuses to file a cyber complaint on your behalf, how do you go about getting that cyber complaint registered, and all of these issues. We are also creating content with respect to this in the virtual space by putting up content on our LinkedIn handle. We've got content and a video created, which we put up on YouTube. But there is a specific dedicated lecture on this topic as well, along with an introduction to cyber forensics. कि आप cyber forensics conduct कैसे करते हैं, कि अगर आपको court में, because this is related to digital evidence, and therefore how does forensics work is also a discussion that we have. But these are independent lectures that keep happening. All right. Thank you so much for attending.